Hello dear students. In my previous video we have discussed about the types of data collection, like we know that census method is there and the sample method is there, and today we will study the types of sampling, how we can do the sampling. Yesterday we have studied about the sampling, now we will study about the types of sampling. There are two types, random sampling and non-random sampling. रैंडम मीन्स कैसे भी कलेक्ट कर लो, किसी भी चीज को उठा लो. तो रैंडम को भी फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम तो है, कैसे भी उठा लो, लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी. ऐसे ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. व्हेन इट कम्स टू restricted sampling is further divided into 4 parts: stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, जिसके 4 पार्ट्स भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे. उसके बाद वील स्टडी नॉन रैंडम सैम्पलिंग अबाउट द जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. आप इस तरह से फ्लो चार्ट अपने नोटबुक के अंदर बना सकते हैं. दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमाइंड ऑल्सो, रिमेंबर ऑल्सो. नाउ लेट अस स्टार्ट with all these sampling methods one by one. So let's come to different types of sampling. First is random sampling. We'll study about the random sampling. Random sampling का मतलब क्या है? इसका each and every item of the universe has known chances of being selected, being chosen as a sample. कि हर कोई भी आइटम है, अगर ये हमारे पास यूनिवर्स है हमारा, इसके अंदर ये हमारा लिखा हुआ है, तो इन सबके चांसेस हैं कि ये सिलेक्शन में आ सकते हैं. सबके नोन चांसेस है. ऐसा नहीं कि हमें पता कि ये 3 आएंगे ना, कोई भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी सिलेक्शन हो सकता है. इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं. अब रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड्स, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, हमारा लॉटरी मेथड आ जाता है. सपोज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, उसमें से हम लोगों ने लॉटरी के तौर पे उसके अंदर से हम लोगों ने सैंपल निकाल ली, ठीक है, लॉटरी के तौर पे आ गया. या दूसरा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल. तिब्बत एक हमारे स्टैटिस्टिशियन रहे थे, तिब्बत ने एक टेबल बनाया था, उस टेबल को यूज करके भी हम लोग सैम्पलिंग कर सकते हैं. ऑल्दो इसको इतना ज्यादा डेप्थ में तिब्बत टेबल को नहीं पढ़ना आपने, बट ध्यान में रखना है तिब्बत टेबल इज यूज्ड फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के वही हर चीज का कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं. तो इसके मेरिट्स क्या है? पर्सनल बायस नहीं है. अब यहाँ से अगर मैं कुछ भी सैंपल उठा रही हूँ तो मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है. किसी भी चीज़ को एज ए लॉटरी तो कोई भी आ सकता है, कोई पर्सनल बायस नहीं है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी होता है. सबके चांसेस हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्ट हो सकते हैं. एक्यूरेसी कैन बी एक्सेस्ड. हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट हमारा डेटा, हम लोगों ने जो सैंपल हम लोगों ने लिया है वो कितना एक्यूरेट है. क्योंकि मोस्टली हम लोग चीज़ें कवर कर जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, है ना, कोई भी सैंपल हम लोग ले लेते हैं. नाउ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, कि जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? होमोजीनियस डेटा. ये ध्यान में रखना, हेट्रोजीनियस डेटा यहाँ पे नहीं होता है, एक जैसा डेटा होता है. अगर ये मैंने बताया है आपको कि ये सैंपल है, इसके अंदर से सैंपल लेने, तो ये सारे सैंपल हमारे होमोजीनियस होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, तभी ये सैंपल काम करेंगे. अगर ये अलग अलग होंगे तो सैंपल काम नहीं करेगा. अच्छा, इसके डिमेरिट्स भी हैं. जब कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं. तो सबसे पहला, अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग. अगर बहुत कम चीज़ें हैं, अगर सपोज 2-3 चीज़ें ही हैं, अब इसके लिए क्या आप सैम्पलिंग करोगे, क्या इसमें से उठाओगे? अगर एक उठा भी लिया तो वो बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा. जहाँ लार्ज एरिया है वहीं पे ही आप जो है अगर इस सैम्पलिंग को यूज़ करें, रैंडम सैम्पलिंग को, तो बेस्ट. अगर कम चीज़ें हैं तो उसके अंदर आप अगर उससे सैंपल लेते हैं तो वो सूटेबल नहीं होता है. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम. जो हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम का मतलब क्या चीज़ें हम लोग ले रहे हैं. फ्रेम का मतलब एक, इसके अंदर हमारी जो है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इसके अंदर सिर्फ हमारे जो है क्लास 11th के बच्चे आएंगे, इसमें सिर्फ हमारे क्लास 12th के बच्चे आएंगे. तो यहाँ पर क्या है कि जब हम सिर्फ स्टूडेंट्स लेकर बैठे हैं, सिर्फ स्टूडेंट, तो सैम्पलिंग फ्रेम बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर क्लास 11th के बच्चों का ही मैं सैंपल लूँ, अगर किसी भी चीज़ का सैंपल ले लूँ, कि मैं कुछ बच्चों को उठा लेती हूँ हाउस के लिए सिलेक्ट करने के लिए, बट मैंने ये नहीं देखा कि ब्लू हाउस के बच्चे कौन से, मैं तो सिंपल उठा रही हूँ. हो सकता है सारे बच्चे एक ही हाउस के सिलेक्ट हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा.
तो इसलिए इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, क्योंकि हमको पूरा देखकर उसके अंदर से सैम्पलिंग करनी पड़ती है जिससे कि वो हमारा सैंपल जो है कंप्लीट हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ये था हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब आगे हमारा आएगा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सो नाउ इट कम्स टू रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड, जहाँ हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उसको, अपने जो भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया उसको क्लासीफाई करते हैं। इसको समझो, इन दिस एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटाज। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप, कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जिससे कि हमारा हेट्रोजीनियस डेटा कवर हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हमने लिया स्टूडेंट्स, ये पूरा एक ग्रुप है। अब स्टूडेंट में हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस। तो अब हमने इसके अंदर से सैम्पलिंग कर ली, कुछ कुछ बच्चे ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने दो दो बच्चे सारे हाउस से ले लिए, तो यहाँ पे मेरे चारों के चारों हाउसेस कवर हो गए, हेट्रोजीनियस डेटा सारा पूरा हो गया, और जो दो दो बच्चे हैं वो अपने अपने हाउस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। तो इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि जो भी हमारी एक्यूरेसी है उसको बढ़िया करेगा। अब नाउ से सपोज कि हम लोगों को कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, हमने फिर लिया स्टूडेंट्स, रैंडमली हमें कुछ बच्चे चाहिए, तो उसके अंदर पहले हम लोगों ने क्या किया, गर्ल्स लिख ली और बॉयज लिख लिए। उसके बाद हम लोगों ने सिलेक्शन किया कि दो गर्ल्स ले ली, दो बॉयज ले ली। तो ये जो सिलेक्शन है इसमें क्या होगा, अगर हमें 4 बच्चे चाहिए तो उसमें हमने गर्ल्स को भी कवर कर लिया और बॉयज को भी कवर कर लिया। हेट्रोजीनियस दोनों अलग अलग हैं, हेट्रोजीनियस डेटा को कवर करके हम लोगों ने सिलेक्शन किया, और ये हमारे रिजल्ट्स को एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। Everything have some merits and demerits, as I explained earlier also. So now let's start with some merits. More representative, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग द स्ट्रेटाज, आफ्टर मेकिंग द ग्रुप्स, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जिसको डेटा कलेक्ट करना है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी कि अगर वो ग्रुप बना के करेगा। अदरवाइज से सपोज यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं स्टूडेंट्स वाले को, कि अगर हमको गर्ल्स और बॉयज़ को हम नहीं करते तो हम 4 स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते, चारों गर्ल्स भी हो सकती थी, चारों बॉयज़ भी हो सकते थे। तो यहाँ पर हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया कि हमने इक्वल प्रोपोर्शन में ले लिया गर्ल्स और बॉयज़। और तीसरा इसका मेरिट क्या है, ग्रेटर जोग्राफिकल कलेक्शन एट कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेटर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ज़्यादातर जोग्राफिकल एरिया, मतलब ज़्यादातर एरिया जो है हम लोग कवर कर सकते हैं, ज़्यादातर एरिया से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग ग्रुप्स। ऐसे जैसे इसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी हैं। पहला है डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्रेटाज। जो हम लोगों ने स्ट्रेटास बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, उसके अंदर कितना कितना साइज लेना है, कितने कितने लोगों को कलेक्ट करना है, कितने कितने सैंपल कलेक्ट करना है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हमारा ऑब्वियसली हमारे स्ट्रेटास जो है वो हेट्रोजीनियस हैं, जैसे ये हमने लिया, ये ब्लू हाउस है, ये ग्रीन हाउस है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, रेड हाउस, ये चारों अलग अलग हैं आपस में, राइट। तो इसके अंदर कितने कितना कलेक्ट करना है, कितने बच्चे हैं, तो उसमें जो है हमारे साइज कितना डिटरमाइन करना है मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अटमोस्ट केयर की नीड होती है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है जिस टाइम हम लोग ग्रुप्स तैयार करते हैं, स्ट्रेटास तैयार करते हैं। अभी तो मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया 2 एग्जांपल्स, लेकिन अगर हम लोग बड़े लेवल पे अगर कोई कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए ग्रुप्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस व्हेन इट कवर्स एंटायर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादातर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना ग्रेटर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, जब ग्रेटर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है तो खर्चा भी भाई उतना ही आएगा, सो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। So I hope it is very much clear to you. Stratified random sampling will continue with systematic sampling now. So dear students, let's start with systematic sampling. Systematic sampling में क्या होता है, out of complete list of available population, जो भी हमारे पास total available population है उसमें से every nth item हम लोग select कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम लोग खो खो खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। कोई भी अगर टीम सिलेक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एवरी इवन वाला इधर आ जाए, ऑड वाला उधर चला जाए, यही हम लोग करते हैं ना। हर ऑल्टरनेट पर्सन जो इधर आ जाए, ये टीम एक बन गई और ये वाली टीम दूसरी बन गई, यही करते हैं ना, कि हम लोग बोल देते हैं हर दूसरा बंदा इधर आ जाए, है
ना, हर ऑल्टरनेटेड पर्सन। इसी तरह से हम लोग टीम सिलेक्शन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जो हम लोग खुद भी करते हैं, तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, कासी रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम लोग कासी रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब वही जिसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं, सिंपल एंड कन्वीनियंट, बहुत आसान हो जाता है। हम लोग नॉर्मल हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं तो हम लोग अपना सिलेक्शन इस तरह से टीम का कर लेते हैं, तो इसीलिए सिंपल है, कन्वीनियंट है, इसीलिए हम लोग भी शायद इसी मेथड को यूटिलाइज करते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है सिलेक्शन करने के लिए, और इसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो लगभग सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं। बट रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये तो अभी मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ क्या लिमिटेड लोग थे, उसके बीच में हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। अगर वहीं 1 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे, एवरी सेकेंड, एवरी 10th, एवरी 15th, एवरी 100th, इस तरह से सिलेक्ट करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लस ज़रूरी नहीं है जो हम लोगों ने सैंपल लिए वो उससे सबको कवर कर रहे हों, तो इट इज़ इसका डीमेरिट्स भी हैं। पहला है बायस्ड रिजल्ट्स इन केस ऑफ पीरियोडिक फीचर्स, जैसे हम लोगों ने एवरी 50th, एवरी 100th, एवरी 10,000, अगर बहुत ज़्यादा वो है तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब इतने दूर दूर के सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हमारा जो सैंपल है कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बायस्ड रिजल्ट देता है। से सपोज हम लोगों ने जब कलेक्ट किया डेटा, इनकम देखनी थी हम लोगों को, ज़्यादातर जो लोग कलेक्ट हो गए वो हाई इनकम वाले हो गए, तो अब हम तो बोलेंगे ना कि बहुत अच्छी इनकम है। जब इसका कलेक्शन, इसका जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे तो बहुत पैसा लोगों के पास। बट जितने सैंपल हम लोगों ने छोड़े, एवरी अगर 10,000 करते हैं तो हमने 9999 लोगों को छोड़ा, इनको हमने देखा ही नहीं, सीधे 10,000 वाले को उठाया हमने। तो इतने लोगों में क्या पता हमारे लो इनकम वाले बहुत सारे थे जो हमने इग्नोर कर दिए, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। अगर हमारे पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो कलेक्शन होगा, जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया है सैंपल का, वो गलत होगा। प्लस लार्ज पॉपुलेशन अगर है तो हम वहाँ पे इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा बहुत सारा डेटा जब हम लोग लेफ्ट करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसीलिए इसके ये ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी साथ में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग खत्म होता है, और इसके बाद हमारा आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये दोनों सैम्पलिंग हम अभी करते हैं ज़रा। लेट्स स्टार्ट विद क्लस्टर सैम्पलिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू विद द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को कुछ रिकॉग्नाइजेबल डिविजन्स में सब डिवाइड कर देते हैं, जिसे क्लस्टर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया 100 विलेजेस। अब 100 विलेजेस के अंदर जो भी डेटा होगा हेट्रोजीनस होगा, कई तरह का होगा, उसको हमने फर्दर 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। कुछ विलेजेस ले लिए इकोनॉमिकली वीकर, कुछ विलेजेस ले लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। जितने भी वीकर हैं वो होमोजीनियस हो गए कि सारे विलेज वीकर सेक्शंस को रखते हैं, जितने भी ये इधर हैं होमोजीनियस हो गए कि ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले को रखते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, क्लस्टर को जितना स्मॉल रख सकते हो उतना स्मॉल रखो, जिससे कि उसकी कॉस्ट वगैरह भी कम आए। दूसरा, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन ईच क्लस्टर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। सैम्पलिंग यूनिट का मतलब क्या, अगर मैं इसमें से 10 ले रही हूँ तो इसमें से भी 10 लूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए जो भी मैं सिलेक्शन कर रही हूँ। वैसे क्लस्टर सैम्पलिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सैम्पलिंग इन द सिटीज़। अगर हम लोग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग जो है हम लोग नहीं सजेस्ट करते कि वहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग होना चाहिए। प्लस लास्ट अब हमारा रह जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही फर्दर पार्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें ये एक तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग का एक्सटेंशन ही है, और इसमें हम लोग मल्टी स्टेजेस के अंदर हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया इंडिया को फर्दर डिवाइड कर दिया स्टेट और यूटीज़ के अंदर। फिर अंदर हम लोगों ने स्टेट्स ले लिया यूपी और उत्तराखंड, यूटी ले लिया अंडमान और दिल्ली। यूपी को फर्दर विलेजेस और स्टेट सिटीज़ में कर दिया, विलेज में से मेल निकाले, फीमेल निकाली, सिटीज़ में से मेल और फीमेल निकाले। तो इस तरह से करके हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत हेट्रोजीनियस डेटा को हम लोग होमोजीनियस में करके कलेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। यहाँ हमारा सैम्पलिंग खत्म होता है, रैंडम सैम्पलिंग। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो टिल हियर please make notes, make sure you understood everything. If there is any queries, your queries are always welcomed. All the best. God bless you.